मनोविज्ञान की पाठशाला के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अधिगम सीरीज के अंतर्गत अगली नेक्स्ट वीडियो आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इसके अंतर्गत हम देखते हैं इससे पहले मैंने देखा है कि अधिगम की परिभाषाएं देखी गई हैं और आपके अधिगम के प्रकार देखे गए हुए हैं। ठीक है, उसी के क्रम में हम अगला इसी के अंतर्गत टॉपिक है अधिगम के स्तर। साथियों, हम इसी तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे द्वारा जो वीडियो डाली जा रही हैं उसे देखा जा रहा है और प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, और उन प्रतिक्रियाओं से हम देखते हैं कि आपके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम इसी में हमने इंक्लूड किया है कि आपको वीडियो के अंत में कुछ प्रश्नों को दिया जाएगा। उन प्रश्नों के माध्यम से आप उनके उत्तरों को हिडन करके रखा गया है, और उन प्रश्नों का विश्लेषण जो है अगले वीडियो में आपको मिलेगा। वह विश्लेषण हम पहले ही वीडियो शुरू करने से पूर्व ही या टॉपिक के पहले ही आपसे चर्चा पर चर्चा उस पर होगी। ठीक है, और आप लोगों के द्वारा जो भी उन प्रश्नों के उत्तर हैं वो कमेंट के माध्यम से हमको प्रोवाइड करा सकते हैं, और आपके द्वारा दिए गए कमेंट से हम बेहतर महसूस करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अगली इसी क्रम में। तो हमारा टॉपिक है अधिगम के स्तर। तो अधिगम के स्तर की बात करें तो अधिगम के 3 स्तर बताए गए हैं। सबसे निम्न स्तर हमारा है स्मृति स्तर, उसके बाद में है बोध स्तर, और अगला है हमारा चिंतन स्तर। देखते हैं साथियों कि अधिगम स्तर के में हमारा जो स्मृति स्तर है वह हमारा मेमोराइज है, मतलब मेमोरी से संबंधित है। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या होता है कि इसमें वैचारिक प्रक्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता है। हम किसी भी तर्क, चिंतन, समस्या समाधान ऐसी प्रक्रियाओं को शामिल नहीं करते हैं। तो स्मृति स्तर में हम सिर्फ विषय वस्तु को रटने पर जोर देते हैं, उसको बैक करने पर जोर देते हैं कि पूर्व में हमने किसी भी अधिगम को किया अथवा किसी भी अधिगम को देखा या किसी भी अनुभव को हमने अपने अंदर उतारा, उस अनुभव को हम पुनः अपनी स्मृति में धारण करते हैं। उस प्रक्रिया को स्मृति स्तर के अंतर्गत देखा जाता है। यह अधिगम का सबसे निम्न स्तर माना जाता है। इसमें विषय वस्तु के रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है अगला बोध स्तर। यह हमारा स्तर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। बोध स्तर किसी भी प्रक्रिया की समझ, उसके विश्लेषण को हम देखते हुए उस प्रक्रिया के मानसिक प्रक्रिया में हम अधिक बल देते हैं। मतलब बोध स्तर में हमारी मानसिक प्रक्रिया जो होती है वो शामिल रहती है। साथियों, बोध के अंतर्गत हम विषय वस्तु की समझ को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक प्रक्रिया में शामिल करते हैं। अगला हमारा है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर जो है वो हमारा सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है, अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है। चिंतन स्तर में हम वैचारिक अथवा विचार प्रक्रिया को, या विचार प्रक्रिया कह सकते हैं कि मानसिक प्रक्रिया का उच्चतम स्तर जो है वो वैचारिक प्रक्रिया से युक्त यह स्तर होता है। इसमें हम किसी भी विषय वस्तु पे तर्क करते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। तो उस चर्चा परिचर्चा में समस्या समाधान भी शामिल होता है। उस समस्या समाधान के आधार पर हम किसी भी अधिगम को साधित करते हैं। ठीक है, यह स्तर हमारा सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है। इसके बाद में हमारा अगला आता है अधिगम की विधियां। अधिगम की विधियों के अंतर्गत हम लर्निंग मेथड्स को देखते हैं कि हम अधिगम किन किन विधियों के माध्यम से सीखते हैं और अधिगम को किन किन माध्यम से करते हैं। व्यक्ति के द्वारा किसी भी अधिगम को करने से पूर्व विभिन्न प्रकार की विधियों के माध्यम से
उनका सहारा लिया जाता है और उन विधियों के द्वारा उस अधिगम को साधित किया जाता है। ठीक है साथियों, तो पहली हमारी विधि है करके सीखना। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, आज के समय में जो NCERT हमारा है वह, या हम कह सकते हैं NEP 2020 के अंतर्गत जो हमारा NCERT है, उसने कहा है कि बच्चे जो सर्वाधिक जो सीखते हैं या बच्चों को सिखाना चाहिए वो लर्निंग बाय डूइंग से। लर्निंग बाय डूइंग से का माध्यम ये है कि जब बच्चे की कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों ही अधिगम में शामिल होंगी तो बच्चा बेहतर रूप से सीखेगा और उन सीखी गई प्रक्रियाओं को अपने व्यवहार में उतारेगा। वह व्यवहार व्यक्ति का स्थायी व्यवहार होगा। ठीक है, बच्चे में स्थायी व्यवहार होगा और जब व्यवहार स्थायी है तो वो अधिगम का एक रूप बन जाता है। तो हम देखते हैं कि पहली विधि है करके सीखना। तो करके सीखना जो है लर्निंग बाय डूइंग विधि अधिगम की है, वो अमेरिका के जॉन डीवी महोदय के द्वारा दिया गया है। जॉन डीवी महोदय, इनके द्वारा यह करके सीखने की विधि को दिया गया है। इन्हें हम दर्शन शास्त्र, शिक्षा दर्शन के रूप में देखें तो इन्हें प्रयोजनवाद के रूप में देखा जाता है। जॉन डीवी ने प्रयोजनवाद की स्थापना जो है, हम कह सकते हैं प्रयोजनवाद के जनक के रूप में जॉन डीवी माने जाते हैं। और प्रयोजनवाद की जो सर्वप्रथम विचार जो है वो प्रयोजनवाद का, वो जॉन डीवी महोदय के द्वारा दिया गया है और उसी के अंतर्गत कहा गया है कि बच्चों की शिक्षा करके सीखने पर आधारित होती है, कि बच्चों की जो शिक्षा है वो लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, आगे देखते हैं कि किलपैट्रिक महोदय द्वारा इस विचारधारा पर आधारित एक विधि को दिया गया है जिसे हम परियोजना विधि या प्रयोजना विधि के नाम से जानते हैं। यह विधि हमारी प्रोजेक्ट विधि के रूप में जानी जाती है। इसमें हम बच्चे को किसी प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से किसी भी कार्य को दिया जाता है और बच्चा उस कार्य को करता है। प्रयोजना विधि के अंतर्गत बच्चे को एक प्रयोगशाला के रूप में एक निर्धारित समय में उसे एक प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर कार्य दिया जाता है जिसके माध्यम से बालक ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों का प्रयोग करते हुए सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सिम्पसन महोदय के द्वारा कहा गया है कि यह विचार, सिम्पसन के द्वारा कहा गया कि यह विचार दिया गया है कि हम करके सीखते हैं। सिम्पसन ने कहा है कि जो भी सीखते हैं हम वह करके सीखते हैं। ठीक है, तो करके सीखने पर सिम्पसन महोदय ने क्या कहा है, हम करके सीखते हैं। यह इतना तथ्य जो है वो सिम्पसन महोदय के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट हमारे हैं जर्मन मनोवैज्ञानिक फ्रावेल के द्वारा हमारा किंडरगार्टन पद्धति जो दी गई है उसके अंतर्गत हम करके सीखने पर जोर देते हैं। किंडरगार्टन के अंतर्गत हम देखते हैं कि बच्चा सर्वाधिक अपने संवेदी अंगों और कहते हैं संवेदी क्रियाओं के माध्यम से सर्वाधिक बालक क्या करता है, सीखता है। और नेक्स्ट हमारा है मारिया मांटेसरी योजना के अंतर्गत, इसमें भी बच्चा कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है और जिसमें कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां यूज होंगी तो वो करके सीखने की प्रक्रिया को धारण ही करता है। नेक्स्ट हमारा है महात्मा गांधी की जो शिक्षा है बुनियादी शिक्षा, जिसे हम हस्तशिल्प शिक्षा भी कहते हैं। यह इसमें भी क्या होता है कि बच्चे के कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर जोर देते हुए शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। साथियों, इसी के क्रम में हम आगे देखें तो हमारा नेक्स्ट है कि निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब व्यक्ति दूसरों के व्यवहार का निरीक्षण करके सीखता है तो वह क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाता है। व्यक्ति इसमें क्या करता है, दूसरे के व्यवहारों का निरीक्षण करता है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड के अंतर्गत हम देखें तो एक हमारा जो हमारे अधिगम के अंतर्गत
मनोवैज्ञानिक आते हैं अल्बर्ट बंडूरा महोदय, जिन्होंने हमारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। ठीक है, उसे हम अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है साथियों, तो जो बंडूरा महोदय ने अनुभवात्मक अधिगम के सिद्धांत दिया है, उसमें इन्होंने कहा कि हम दूसरे के व्यवहारों का अनुकरण करके सीखते हैं। अनुकरणात्मक अध्ययन, क्योंकि इन्होंने बेबी डॉल पे प्रयोग किया था और बच्चों को सर्कस दिखाया था, बच्चों को फिल्म दिखाई थी। उस फिल्म के द्वारा, उस सर्कस के द्वारा, उस सर्कस में जो भी प्रक्रियाएं हो रही थी बच्चा देख रहा था और उस दृश्य को देख करके, अनुभव करके क्या करता है, अपने व्यवहार में उतार लेता है और उस व्यवहार को अनुकरण करके अगले पक्ष में वो क्या करता है, उसी व्यवहार को प्रदर्शित करता है। मतलब है कि वह चीज़ों को देख करके उसने क्या किया है, अनुकरण करके सीखने की प्रक्रिया को धारण किया है। इसी के क्रम में बंडूरा ने अधिगम के सोपान बताए, निम्नलिखित सोपान बताए हैं कि अधिगम जो है वो किन किन सोपानों से होकर गुजरता है। तो पहला हमारा सोपान है अटेंशन, अवधान, कि जब बच्चा दूसरों के व्यवहार को ध्यान करता है, मतलब उसके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है या किसी भी प्रक्रिया को उसने देखा है और उस देखी गई या अनुभव की गई प्रक्रिया को जब वो ध्यान करता है या अपनी स्मृति में लाता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवधान या ध्यान। ठीक है, दूसरा है हमारा रिटेंशन, या हम कह सकते हैं धारण करना। अब जो उसने उस प्रक्रिया को देखा उसको क्या करेगा, धारण करेगा अपने व्यवहार में। ठीक है, अब जो वो प्रक्रिया में धारण किया गया व्यवहार है उसको क्या करता है, रिप्रोडक्शन, मतलब पुनः प्रस्तुतिकरण। व्यवहार में व्यक्ति के द्वारा किए गए उसके व्यवहार को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन, पुनः प्रस्तुतिकरण। अपने व्यवहार द्वारा व्यक्त करता है जो भी उसने अनुकरण किया हुआ था, जो भी उसने अनुकरण किया और उसको धारण किया, उसको वो क्या करता है, प्रस्तुत करता है, अपने व्यवहार के द्वारा व्यक्त करता है। नेक्स्ट हमारा है रेफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट, पुनर्वलन। पुनर्वलन क्या है, अब जो उसने अपने व्यवहार को व्यक्त किया, उस व्यक्त व्यवहार से उसको क्या मिलता है, फीडबैक मिल जाता है और उस फीडबैक से वो क्या होता है, या तो पुनर्वलन जो उसको सकारात्मक रूप से मिलेगा या तो नकारात्मक रूप से, कि जैसे उसने व्यवहार व्यक्त किया और दूसरे के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया बहुत आपने अच्छा सीखा है या उसका रिजल्ट जो है उस अधिगम का बहुत अच्छा आया, पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो जो प्रोत्साहन उसको मिलता है वो सकारात्मक प्रोत्साहन मिलता है। यदि उसने जो कार्य किया है उसका रिजल्ट निगेटिव आता है, वो कार्य गलत हो जाता है, तो जो उसको पुनर्वलन मिलता है वो नकारात्मक पुनर्वलन मिलता है। तो इस प्रकार से जब नकारात्मक पुनर्वलन मिलता है तो वो क्या करता है, प्रक्रिया को, अधिगम प्रक्रिया को बदलने का प्रयास करता है, और यदि अच्छा उसको पॉजिटिव मिलता है तो प्रक्रिया को बेहतर करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से निरीक्षण अधिगम के निम्नलिखित सोपानों को किसके, बंडूरा महोदय के द्वारा बताया गया है। साथियों, इसी के क्रम में हम आगे देखते हैं कि अगला हमारा है स्किनर महोदय। स्किनर क्या कहते हैं, किसी कौशल को सीखने का प्रथम सोपान अनुकरण होता है। उनका मानना है कि किसी भी प्रक्रिया को सीखने से पहले हम क्या करते हैं, अनुकरण। बिल्कुल सही है कि बच्चा सर्वप्रथम अगर सीखता है तो प्रारंभ वो अनुकरणात्मक व्यवहार के द्वारा करता है, मतलब अपने व्यवहार में जो बदलाव लाएगा वो अनुकरणात्मक ही रूप से लाता है। मतलब है ये कि जब भी बालक में या आदर्श स्वरूप अगर प्रस्तुत कर रहा है तो वो किसी के द्वारा किए गए व्यवहार को अपने व्यवहार में अनुकरण करता है, तो वो क्या कहलाता है, उसका अधिगम कहलाता है। ठीक है, उसने आपको करते हुए, कोई शिक्षक को कार्य करते हुए देखा और उस कार्य को अपने व्यवहार में धारण किया, अनुकरण किया और उसको
हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, तो वो उसके अधिगम का भाग हो गया। परंतु कैसा है, वो अनुकरणात्मक, बाद की प्रक्रियाओं में वो संशोधित करता है, वो संशोधित व्यवहार को अपने अधिगम में जोड़ता है, तो वो एक अलग प्रक्रिया है। परंतु जो सीखने का प्रथम चरण जो होता है वो क्या होता है, अनुकरण ही होता है। भाषा सीखने का प्रभावी साधन अनुकरण है। हमारे परिवेश में जो भी भाषा बोली जाती है, कही जाती है, उसको सीखने का प्रभावी साधन क्या है, अनुकरण है। मतलब है कि हम अपने परिवेश में जो भी भाषा सीखते हैं वो अनुकरण के स्वरूप में सीखते हैं। हम कहीं भी नहीं जाते हैं, कुछ भी पढ़ते भी नहीं हैं। कोई भाषा अगर हम कहें कि अपनी मातृभाषा को हम सिर्फ क्या करते हैं, अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं, कि प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखना। यह जो सिद्धांत है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, वो हमारे थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया। इसे हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। मतलब है कि जब भी कोई भी प्राणी उद्दीपक की उपस्थिति में कोई भी प्रयत्न करता है, वह बार बार करता है। मतलब है कि कोई भी प्राणी किसी भी प्रक्रिया को एक बार में सीख नहीं सकता है, ठीक है। तो उसके द्वारा बार बार उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है, ठीक है। और उस प्रयास के थ्रू क्या होता है कि बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। वो सारी त्रुटियां एक अधिगम का ही भाग होती हैं। वो सारी त्रुटियां क्या होती हैं, अधिगम का भाग होती हैं। जैसा इसमें लिखा है कि बिना प्रयत्न किसी भी कार्य को सीखना नहीं जा सकता है। जब भी प्राणी के समक्ष उद्दीपक या लक्ष्य आता है तो उसे प्राप्त करने हेतु वो क्या करता है, इस किए गए प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करता है। और इस किए गए प्रयत्न से एक बार सफलता मिल जाए तो वो आवश्यक नहीं है कि बार बार प्रयत्न सफलता मिल जाए, यह आवश्यक नहीं है। मतलब अगर उसने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह प्रयत्न करता है और जरूरी नहीं है कि एक ही बार में सफलता मिल जाए। ऐसा भी होता है कि वह बार बार प्रयत्न करता है और इस प्रयत्न में जो त्रुटियां होती है वो सीखने का हिस्सा होती है। कोई भी अधिगम हम एक बार में नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति प्रारंभ में क्या करता है, ज़्यादा गलतियां करता है, फिर धीरे धीरे गलतियों की संख्या आवश्यक नहीं है कि इसलिए वह बार बार प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रयत्न में जो त्रुटियां होती हैं वह सीखने का एक हिस्सा होती है। कहा गया है कि किसी ने कहा है कि जो गलतियां होती हैं वो सीखने की एक खिड़की होती है। मतलब व्यक्ति उन गलतियों के ही द्वारा क्या करता है, सीखता है, और वो सीखने का हमारा क्या होती है, एक प्रकार का हिस्सा मानी जाती है। क्योंकि त्रुटियों के ही द्वारा हम क्या करते हैं, सीखते हैं। जब कोई प्रक्रिया करते हैं, गलत हुई तो उसको पुनः करते हैं, तो उसमें एक सुधारात्मक रूप प्राप्त होता है। वो हमको लगातार क्या करता है, पुनर्बलित करता रहता है। त्रुटियां जो हैं वो किसी भी कार्य को साधित होने का एक भाग होती है। जैसे हम आगे देखें कि प्रयास और त्रुटि सीखने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक महोदय। थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा ये हमारा, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। थॉर्नडाइक को देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला है वाद विवाद विधि, कि व्यक्ति इसमें क्या होता है, परस्पर संलग्नता व सहभागिता पाई जाती है। इसमें दो पक्षों के रूप में हम क्या करते हैं, वाद विवाद करते हैं। कोई भी मुद्दा दो या दो से अधिक लोगों में इकट्ठा होकर हम क्या करते हैं, बच्चों में वाद विवाद कराते हैं। इसमें बालक का तार्किक, समस्यात्मक, या हम कह सकते हैं समस्या समाधान कौशल, भाषाई कौशल, या हम कह सकते हैं सर्वांगीण विकास के रूप में यह हमारा अधिगम देखा जाता है। तो हम वाद विवाद को हम दो या दो से अधिक लोगों में इकट्ठा होकर परस्पर विचारों का आदान प्रदान, इसमें क्या होता है, एक विचार दूसरे पक्ष का आपस में आदान प्रदान होता है, और उन विचारों के आधार पे हम क्या करते हैं, वाद विवाद करते हैं। तो साथियों, इसी के क्रम में हमने देखा कि आज जो आपके अधिगम के स्तर और अधिगम की जो विधियां हैं उनको हमने इस चैप्टर के अंतर्गत देखा है। अब हम नेक्स्ट क्रम में हमारे कुछ प्रश्न संग्रह हैं
और उन प्रश्नों के उत्तर जो हैं हम हिडन रखेंगे और उनको हम आपको उस समय पे बताया जाएगा जो हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें उन प्रश्नों को विश्लेषण के स्वरूप में आपके समक्ष रखा जाएगा। तो साथियों, ये प्रश्न है, इनको कमेंट के माध्यम से आप हमें उत्तर अपने इसी वीडियो में कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, जिससे हम काफ़ी बेहतर आगे आपके लिए दूसरे प्रश्नों को लाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारी एक छोटा सा प्रयास है, इससे आपका क्या होगा कि पूर्व ज्ञान थोड़ा सा रिफ्रेश होगा और उससे आप में एक अलग सी ऊर्जा विकसित होगी। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य है, रूपग्राम है, अर्थ विन्यास है या स्वनिम है? वाक्य विन्यास है, रूपग्राम है, अर्थ विन्यास है या स्वनिम है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा चिंतन का प्रकार वास्तविकता पर आधारित होता है? कौन सा चिंतन का प्रकार वास्तविकता पर आधारित होता है? जैसे हमारा पहला स्वाली चिंतन, अभिसारी चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो चिंतन है वो वास्तविकता पर आधारित चिंतन होता है? इसमें आपको बताना है पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा या चौथा सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरा, सामाजिकरण की निम्न में से निष्क्रिय एजेंसी नहीं है। निष्क्रिय एजेंसी नहीं है तो 3 हमारी कैसी होंगी? सक्रिय होंगी और 3 हमारी निष्क्रिय होंगी और 1 हमारी सक्रिय होगी। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी एजेंसी निष्क्रिय नहीं है। ठीक है, कौन सी एजेंसी निष्क्रिय नहीं है? तो 1 आपको सक्रिय एजेंसी का नाम इसमें ढूंढ करके बताना है। ठीक है, तो पहली हमारी पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, सामुदायिक अस्पताल या स्वास्थ्य क्लब कह सकते हैं, एयरपोर्ट। चौथा ऑप्शन क्या है? एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अनुभव परिपक्वता के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन को विकास कहते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन है गेट्स, ऑप्शन है थॉर्नडाइक, ऑप्शन है जीन पियाजे। तो आप लोगों को बताना है कि किसके द्वारा यह कहा गया है कि अनुभव परिपक्वता के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन को विकास कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अगला और अंतिम प्रश्न है, वह है कि एक समान तीव्रता व गति वाले अंश मिलाकर प्रत्यक्षीकरण में जब सहयोग करती है तो वह क्या कहलाती है? मतलब है कि एक समान तीव्रता व गति वाले अंश मिलकर प्रत्यक्षीकरण में जब सहयोग करते हैं तो वह कहलाती है समग्रता कहलाती है, समीपता कहलाती है, सजातीयता हो गया, सजातीयता। ठीक है, वो सही है, सजातीयता होता है ना, सजाती है तो सजातीयता या समानता। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक उत्तर होगा वो आप लोगों को बताना है। ये 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं और इन 5 प्रश्नों का विश्लेषण हम आपके समक्ष कल उपस्थित करेंगे और आपको इनको कमेंट माध्यम से हमको उत्तर प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 तक क्वेश्चन के उत्तर उसके सामने 1, 2, 3 के माध्यम से बता सकते हैं या ABCD के माध्यम से हमें को बता सकते हैं। हम किसी भी माध्यम से आप बताएंगे उसको समझ लिया जाएगा और आपके उत्तरों को काफ़ी बेहतर रूप से हमारे लिए वो एक बूस्टर का कार्य करेंगे और आप अपनी समझ से उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका मनोविज्ञान की पाठशाला के अंतर्गत वीडियो को सब्सक्राइब
करवाने और उसको आगे बढ़ाने के लगातार प्रयास के लिए आपका धन्यवाद है। और आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराने या मुहैया कराने का हमारी जिम्मेदारी जो है उसको हम निभाते रहेंगे। और इसी के क्रम में आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।